हो हाँ सर ठीक है सर इसको टाइट कर देना आप। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। सर सर बायो के लिए और अच्छे से मतलब कैसे प्रिपरेशन करें सर एग्जाम के लिए? देखो दो ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट कि एक तो एनसीईआरटी अच्छे से करते जाओ, थ्योरी मतलब टॉपिक वहां से कलेक्ट करो, और रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। दो चीजों पे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो पढ़ते जाओ, ठीक है। थ्योरी अच्छे से करते जाओ उसकी, और रिलेवेंट क्वेश्चन जहाँ मिलते हैं वो करते जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी शायद एडवाइस किया था कि एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक आती है, वो बुक ले लो। यस सर। हेलो सर। सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया, देखिए ना। डीडीटी अवशिष्ट भोजन श्रृंखला द्वारा शीघ्रता से गुजरकर जैव आवर्धन उत्पन्न करता है। क्योंकि डीडीटी होता है, क्या होता है डीडीटी? वसा में घुलनशील होता है। पहले ही सही है। देखो क्या होता है, वसा में घुलनशील होने की वजह से वो मेम्ब्रेन्स के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं। यदि वसा में घुलनशील नहीं होता तो क्या होता है, यूरिन के साथ बाहर निकलता बॉडी से, लेकिन वसा में घुलनशील होने की वजह से बॉडी में ही रह जाता है और जैव आवर्धन शो करता है ना। दूसरा है, जब नदी के जल में घरेलू अपशिष्ट मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? घरेलू अपशिष्ट मिल जाएंगे तो नदी का जल पीने पर छोटे जंतु जैसे चूहे मर जाएंगे। चूहा नदी में पानी पीने जाता है कि गड़बड़ लग रही है तो। बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवाणुवीय क्रिया सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लौह को निर्मुक्त करती है। बढ़ी हुई सूक्ष्म जीवी क्रिया घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। ये सही लग रहा है। नदी का जल अभी भी पीने योग्य रहता है, क्योंकि नहीं क्या होगा, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे, क्या था तुमको कि बीओडी बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यदि वो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उससे फिर जीवों को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। चलो फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो छोटा सा चैप्टर है, हालांकि बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है। ये सारा चैप्टर जो है वो तुम्हें पढ़ने जैसा ही है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर, जहां पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा डिटेल में लूंगा। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो तुम्हें एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। जैसे मान लो तुम पढ़ो कि डेयरी फार्मिंग क्या होता है, तो अब डेयरी फार्मिंग में जो जितना एनसीईआरटी दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। भाई डेयरी में जब हम एनिमल्स को रखते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना होगा, या फिशरीज क्या होता है, या पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, तो ये बहुत इजी चीज है। मेन दिक्कत जहां जहां पर आती है उन पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर ही मान के चलो एनसीईआरटी से पढ़ना है, बट तुम्हें दिक्कत आएगी वो पॉइंट्स में यहाँ पे बताऊंगा। देखो, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अब यदि हम बात करें कि भोजन उत्पादन में जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनका काफी भाई कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप उगाते हैं,
और डेयरी फार्मिंग या अदर तरीके से हम क्या करते हैं, या तो कोई एनिमल, चिकन खा रहे हैं हम, या बीफ खा रहे हैं, कोई एनिमल को खा रहे हैं, या फिर यानी कोई जीव का मांस, या फिर उसका कोई उत्पाद। क्या उत्पाद हो सकता है? वो अंडे हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, या फिर दूध हो सकता है। तो ऐसे उत्पादों को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी बायोलॉजी की नॉलेज है उसको अप्लाई कर रहे हैं। जो बायोलॉजी की नॉलेज हमने गेन की उसको अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए? खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यदि यहाँ पर इसमें भी जो डेटा वगैरह दिया हुआ है वो ध्यान रखना, जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो ध्यान रखना। जैसे तुम जब चैप्टर पढ़ोगे तो दिया हुआ है डेटा कि वर्ल्ड में जितने भी विश्व में जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो एनिमल्स वगैरह है जिनको लोग पालते हैं, उसका 70% कहाँ पर है? इंडिया और चाइना। लेकिन कमाल की बात क्या है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से सिर्फ 25% ही है, यानी एनिमल्स तो इंडिया में ज्यादा है लेकिन उत्पादन कम है। अब उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हो बताओ? चलो तुम ही बताओ, यदि उत्पादन को बढ़ाना है तो तुम्हारी क्या कार्यनीति होगी? बोलो। सर अच्छी अच्छी नस्ल के साथ उनका संकरण वगैरह कराना, ये सब। एक तो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट होगा क्या कि हम ऐसे ब्रीड बनाएं, हम ऐसे किस्में बनाएं जो ज्यादा उत्पादक है, जिनसे मांस ज्यादा मिलता हो, जिनसे हमें मिल्क ज्यादा मिलता हो, जिनसे हमें एग्स वगैरह अच्छे से मिलते हो। प्लांट्स की यदि हम बात करें तो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। तो एक तो हम अच्छी ब्रीड जो है वो बनाएंगे, और दूसरा क्या, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या, चलो अच्छी नस्ल बना ली, फिर क्या? सर उनके खाने के लिए कुछ, बिल्कुल सही बात है, उनके खाने में पोषक तत्व वगैरह होगा। यस बिल्कुल, उनका रख रखाव जो है वो सही से करना पड़ेगा। रख रखाव करने में बहुत सारी चीजें आती है, हाइजीन मेंटेन रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, फिर उनकी चिकित्सकीय जो जांच वगैरह होती है वो टाइम टाइम पे करना, यदि कोई इंजेक्शन वगैरह की कोई चीजों की रिक्वायरमेंट है तो वो देना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है किसके अंदर? जो उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति में। ठीक है, अब यहाँ पर हेलो सर। हाँ बच्चे, सर इसमें भी जीन चेंज करेंगे क्या? क्या करेंगे? जीन चेंज? पीसीआर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीन चेंज तो तुम करोगे, जीन चेंज तो हम करेंगे, लेकिन हम अभी ना जो स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हो कन्वेंशनल मेथड की पढ़ रहे हो। मतलब जीन चेंज करके तुम एक बढ़िया वैरायटी बनाना चाहते हो, लेकिन अभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे इस चैप्टर में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम कन्वेंशनल बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जहां पर दो ब्रीड ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बीच में संकरण करवा के अब जो संतति है उसका जीन चेंज करना है। ब्रीडिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से जो एप्लीकेशन में पड़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उससे किस तरीके से अलग है। दोनों का पर्पस एक ही है, दोनों का पर्पस लगभग एक ही है कि हम दोनों के द्वारा कुछ अच्छी जीव जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें यदि हम प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास पादप या जंतु की ब्रीड उपस्थित है उनके बीच में संकरण करके ऐसी जाति या ऐसी ब्रीड बनाना चाहते हैं जिनके पास सारे अच्छे जीन हो या बहुत सारे अच्छे जीन हो, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग बोलते हैं। डिफरेंस पता पड़ गया? यानी जीन मैनिपुलेट हम करेंगे। यस सर। जीन मैनिपुलेशन की बात कर रहे हो, वो सही बात कर रहे हो, तो जीन हम मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन जीन मैनिपुलेट हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करके, बल्कि क्या यूज करेंगे? हम ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करके मैनिपुलेट करेंगे। समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? इसे हम बोलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद में ब्रीडिंग के अंदर जो है क्या क्या आता है? एक आता है एनिमल हस्बेंड्री, जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो या बैल हो या हम बात करें शीप वगैरह हैं, तो इन सब की अच्छी ब्रीड जो है, अच्छी किस्में जो है, उनको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें फिश वगैरह आएंगे, फिशरीज वगैरह, जिसमें हम फिश, क्रैब या प्रॉन्स, ठीक है, ऐसे कुछ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनको भी एज अ फूड यूज किया जाता है उनको यूज करेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो आती है किसके अंदर? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो डेयरी मैनेजमेंट वगैरह ये तुम रीड करोगे, पोल्ट्री फार्मिंग रीड करोगे, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है जो तुम्हें समझ में नहीं आए। मेन हम यहाँ पर देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल यानी पशुओं में संकरण। पशुओं में जब हम संकरण करवाते हैं तो यहाँ पर कुछ
जो स्पेसिफिक टाइप के संकरण है, ब्रीडिंग है, वो क्या क्या होते हैं? देखो मेनली दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा मेनली दो टाइप होता है? एक होता है इनब्रीडिंग, अंतर संकरण बोलते हैं इसको, और एक होता है आउटब्रीडिंग, बहिः संकरण। हिंदी में ये बोलते हैं क्या? अंतर संकरण और बहिः संकरण। ये ध्यान से देख लेना, यहाँ पर इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, और इसी में फिर आउटक्रॉसिंग, फिर उसके बाद में क्रॉस ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, और ये टर्म जो है वो मिलते जुलते से बच्चों को इनमें ना बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस चैप्टर में इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग, इन सबसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को टर्मिनोलॉजी में भी कई बार प्रॉब्लम रहती है। देखो क्या होता है इनब्रीडिंग, इनका मतलब क्या हो गया? अंतर। ब्रीडिंग मतलब दो जीवों के बीच में संकरण करवाना। तो इनब्रीडिंग होता है यदि एक ही ब्रीड या नस्ल, जिसको नस्ल बोलोगे हिंदी में, तो एक ही ब्रीड या नस्ल के दो जीवों में संकरण, जो कि क्या है, आनुवंशिक रूप से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग। यानी क्या है ये? इट इज क्रॉसिंग बिटवीन टू genetically close or related organism or animal of the same breed. अब देखो, एक ही ब्रीड के दो पशुओं के बीच में आपस में संकरण कराना, जो कि आनुवंशिक रूप से क्या है, बहुत ही पास है, बहुत ही समानता रखते हैं, उन जीवों के बीच में क्रॉस करवाना इनब्रीडिंग नाम से पता पड़ रहा है। इनब्रीडिंग मतलब एक ही ब्रीड में क्रॉस करवाना। और कैसे हो? वो जेनेटिकली बहुत ही क्लोज हो या आपस में बहुत ज्यादा समानता रखते हो, ऐसे जाके। अब कैसे पता लगेगा? पता लगेगा कि वो आनुवंशिक रूप से समानता रखते हैं? फीचर्स तो, उनके कैरेक्टर्स तो देखोगे ही, साथ में क्या होता है कि उनके एंसेस्टर एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन तक एंसेस्टर कॉमन होने चाहिए। सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर till common ancestor up to 4 to 6 generation। क्या हुआ कि कोई पेरेंट है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कैरेक्टर है कुछ, अब एक जनरेशन बाद, 2 जनरेशन बाद, 3 जनरेशन बाद, ऐसे क्या हो रहा है, वो जब उनकी ब्रीडिंग हो रही है तो क्या होता जाएगा, अब ये किसके साथ ब्रीड कर रहे हैं उसके आधार पर इसके लक्षण जो वो चेंज हो सकते हैं। भाई सेल्फिंग तो हो नहीं रही है, ये एनिमल हो सकता है किसी दूसरे के साथ में ब्रीड कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस क्या होंगे, ग्रेजुअल होंगे। तो 4 से 6 जनरेशन तक यदि पेरेंट कॉमन है और वो सेम ब्रीड का है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी टाइप का जो टाइप यहाँ देखो, इसी के समान जीव उनका संकरण करवाया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनब्रीडिंग। यानी 4 से 6 जनरेशन तक इनके एंसेस्टर, इनके पेरेंट जो है वो मैच कर जाए, उनके बीच में आपस में संकरण करवाना क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग। सर, हाँ बच्चे। सर एक बार ब्रीड का बस डिफाइन करो ना, मैं अभी आई जस्ट। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। ब्रीड का मतलब क्या होता है, नस्ल। जैसे मान लो सर, हाँ, जैसे जर्सी गाय, तो जर्सी गाय की एक नस्ल होगी। जैसे लैंगहॉर्न मतलब मुर्गा है, तो उसकी एक नस्ल होगी। तो मान लो जर्सी गाय की एक नस्ल। अब जर्सी गाय की नस्ल जो है वो बच्चे पैदा कर रही है, तो अपने जैसे बच्चे पैदा कर रही है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि जर्सी गाय का जर्सी गाय से ही क्रॉस करवा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उनके बच्चे पैदा हो रहे, तो क्या उनके बच्चे आपस में समानता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे?
थोड़ी समानता दिखाएंगे, बहुत ज्यादा समानता दिखाएंगे? बहुत ज्यादा। ही नस्ल के दो, इनके अंदर हम क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा समानता है, थोड़े बहुत अंतर भी होंगे, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, थोड़े बहुत अंतर भी होंगे, लेकिन समानता बहुत ज्यादा है। और ऐसे दो जीवों का जो एक ही नस्ल के हैं और 4 से 6 जनरेशन तक जब हम स्टडी करें तो उनके पेरेंट भी कॉमन हो जाएं, तो उनके बीच में जो क्रॉस होगा उसे हम क्या बोल देंगे, इनब्रीडिंग बोल देंगे। क्या सर लेकिन सर ब्रीड में बोलते हैं कि मतलब जो वंश आपस में समान होते हैं, मतलब जो आपस में जनन कर सकते हैं। सिर्फ वंश ही समान नहीं होते बच्चे, जाति भी समान होती है। नस्ल हाँ। जाति तो एक ही जाति की नस्ल होती है। अब एक जाति की कई सारी नस्ल हो सकती है, जैसे कुत्ता है, मान लो डॉग है, तो डॉग की तो बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी ब्रीड हो सकती है, लैब्राडोर हो सकता है, और या फिर मान लो जर्मन शेफर्ड हो सकता है। तो क्या है, ये है तो डॉग ही, जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है, लेकिन ब्रीड अलग अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग ब्रीड में नहीं करवा रहे हैं, सेम ही ब्रीड में, मतलब जर्मन शेफर्ड है तो जर्मन शेफर्ड का क्रॉस जर्मन शेफर्ड के साथ ही कराएंगे, ठीक है, और वो भी उनके बीच में बहुत ज्यादा समानता होनी चाहिए। कितनी ज्यादा समानता होनी चाहिए कि यदि हम उनको देख रहे हैं एंसेस्ट्रल लाइन में, तो 4 से 6 जनरेशन तक जाने पर हमें दिख जाएगा, अच्छा इनके पेरेंट जो है वो कॉमन है, इनके बीच में आनुवंशिक समानता है बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से क्रॉसिंग करवाना क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। क्यों इनब्रीडिंग? हाँ सर थैंक यू, अब आ गया समझ। आगे ना बात समझ में, इनब्रीडिंग क्यों करवाते हैं, बताओ क्यों करवाते हैं, क्या फायदा? सर शुद्ध नस्ल पाने के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, तुमने जेनेटिक्स पढ़ा था तो वहां पे तुमने देखा था कि मेंडल ने प्योर लाइन कैसे बनाया था, आपस में जनन करा तो उससे क्या होगा, उससे हमें ना प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म जो है, शुद्ध वंशक्रम जो है वो प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना तो ठीक है, यदि सेम स्पीशीज चाहिए, सेम ही ब्रीड चाहिए थी तो बहुत अच्छा, मिलती गई, लेकिन फिर इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है, बताओ क्या प्रॉब्लम आती है? सर कुछ हार्मफुल जीन्स बाहर आने लगते हैं। इनब्रीडिंग। सर जैसे कोई भी एक रोग होता है ना, तो आसानी से सब में फैल जाता है, अनुवांशिक लक्षण अलग अलग नहीं मिलता। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सही बात है, कोई रोग ऐसा होगा जो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, तो वो आसानी से सामने आ जाएगा, और जिसमें सामने आ जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, जाओ इसको हम आगे यूज नहीं करते हैं, समझ गए ना? तो भाई ऐसे जीन को हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा एक प्रॉब्लम और आता है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? कि इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी आने लग जाती है, मतलब ये जनन रूप से क्या होने लग जाते हैं, लेस कैपेबल होने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कई जनरेशन तक यदि हम इनब्रीडिंग करवाते जाएं तो इनकी जनन क्षमता में थोड़ी कमी आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलेंगे। यानी शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना तो ठीक है, लेकिन यदि हम ऐसा बार बार करते रहे तो फिर हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें एक टाइम पर जब लगे कि इसका जो हाइब्रिड विगर है, संकर ओज जो है वो कम हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए किसके लिए, आउटब्रीडिंग के, बीच में आउटब्रीडिंग करवा दी तो क्या हो गया, वापस से थोड़े कैरेक्टर नए आ जाएंगे और वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा। आई बात समझ में, हाइब्रिड विगर आ जाएगा, ठीक है। तो इनब्रीडिंग का मतलब समझ गए कि आनुवंशिक रूप से एक समान, एक ही नस्ल, एक जाति नहीं, एक ही नस्ल के दो जीन आनुवंशिक रूप से समान है, उनके बीच में ब्रीडिंग करवा देना और उससे क्या हो, संतति उत्पन्न करना, और उनके एंसेस्टर जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन होने चाहिए, इसे हम इनब्रीडिंग बोल देते हैं। इससे हम शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। क्लियर हो गई बात? अब इनब्रीडिंग समझ में आ गया सब बच्चों को? बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, बहुत ही आसानी से, और ये बहुत जरूरी। देखो इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं थ्योरेटिकल है, जिसको यहाँ पे बोलने का कोई मतलब नहीं, रीड करने का कोई मतलब नहीं, तुम कर सकते हो, हम थोड़ा टाइम बचाते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, क्योंकि ये तुम कर सकते हो थ्योरेटिकल पॉइंट है इजी वाले। तो आउटब्रीडिंग का इनब्रीडिंग का उल्टा, क्या उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर टू क्लोजली रिलेटेड थे, जेनेटिकली क्या थे, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाया था। क्या यहाँ पर आउटब्रीडिंग बोल रहे हैं, तो क्या ये जेनेटिकली क्लोज इंडिविजुअल के बीच में होना चाहिए कि डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस होना चाहिए?
सर डिफरेंट भिन्न भिन्न नस्लों के नस्ल एक होगा, पूर्वज अलग अलग होंगे। तो कैसे अलग अलग, देखो क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली अनरिलेटेड, यानी आनुवंशिक रूप से दूर, जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड ऑफ, अच्छा ये बाहर जा रहा है क्या, ऑफ the same breed, यानी ऊपर जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि दो जेनेटिकली अनरिलेटेड होने चाहिए। ऐसी एक जर्मन शेफर्ड में भी दो जर्मन शेफर्ड लिए हमने, तो उनके अंदर अंतर ज्यादा दिखे, ऐसा हमको लेना। क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, बट क्या होना चाहिए, नॉट हैविंग कॉमन ancestor up to 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक उनके बीच में कॉमन एंसेस्टर ना हो, अनरिलेटेड ब्रीड हो गए, ठीक है। और या फिर क्या हो जाए, डिफरेंट ब्रीड, दोनों ही चीजें, यहां पर सिर्फ सेम ही ब्रीड में नहीं, यदि हम दो अलग अलग ब्रीड में भी क्रॉस करवा रहे हैं, आउट का मतलब ही क्या है, डिफरेंट, आउट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड, या फिर सेम ब्रीड में भी दूर दूर ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, आउट ब्रीडिंग बोल देंगे। समझ गए क्या बात समझ में आ रही है? सर पॉज हो रहा है वीडियो, बहुत वीडियो पॉज हो रहा है क्या? नेटवर्क हाँ, ब्लर नहीं है पर पॉज हो रहा है। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि दो आनुवंशिक रूप से अलग अलग प्रकार के जो नस्ल हैं, जिनके अंदर 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए, या फिर अलग अलग ब्रीड के बीच में यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, आउट ब्रीडिंग बोल देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे कि नहीं लग रहे? इसमें किसी को दिक्कत लग रही है क्या? नो सर। ठीक है, तो फिर अच्छा, डिफरेंट ब्रीड का मतलब यहाँ पर एक ही जाति के दो ब्रीड हो सकते हैं, या फिर अलग अलग जाति का भी तो हो सकता है, और डिफरेंट स्पीसीज भी बोल सकता हूं। यानी दो ही मेन टर्म हो गए, इसको तो हटा दो अभी। दो मेन चीज हो गई, एक इनब्रीडिंग और एक आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब बहुत ही निकट संबंधित जो नस्ल है, मतलब एक ही नस्ल के दो निकट संबंधित आनुवंशिक रूप से समान जाति है, उनके बीच में क्रॉस। इनब्रीडिंग, उसके अलावा दूर वाले सारे क्या हो गए, आउटब्रीड। दूर वाले सारे में क्या आ गया, या तो उसी ब्रीड के दो जीव हो, या फिर अलग अलग ब्रीड जाति से, या फिर अलग अलग जाति। तीन चीजें हो गई। बात समझ में आ गई ना सबको? अब आउट क्रॉसिंग की बात करते हैं। तो आउट ब्रीडिंग में ही आउट क्रॉसिंग जो है वो कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। देखो यहाँ पे तीन चीजें लिखी ना मैंने, तीन चीजें क्या क्या लिखी, सेम ब्रीड बट लेकिन कॉमन एंसेस्टर जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक नहीं मिलने चाहिए। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आउट क्रॉसिंग। समझ गए? क्रॉस ब्रीडिंग क्या हो जाएगी, डिफरेंट ब्रीड के बीच में यदि हम क्रॉस करवा दें तो क्रॉस ब्रीडिंग, और अलग अलग जाति के बीच में क्रॉस करवा दें तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में? क्रॉस, आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ, आउट क्रॉसिंग का मतलब हुआ क्रॉस बिटवीन टू एनिमल्स of the same breed, but genetically different. आउट क्रॉसिंग क्या हो जाएगा कि दो पशु जो कि
सेमी ब्रीड के हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से क्या है, दूर दूर है। कितने जनरेशन तक बोलो? 4 to 6 जनरेशन जो है उसमें इनका एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोल दोगे? आउट क्रॉसिंग बोल दोगे। क्लियर हो गई बात? भाई ये डेफिनेशन जो पढ़ी इसके अंदर तीन टर्म, तीन चीजों, तीन एनिमल की क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा। सेम ब्रीड की, डिफरेंट ब्रीड की, डिफरेंट जाति की। तो सेम ब्रीड के ही दो जीवों के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया जो जेनेटिकली डिफरेंट थे 4 से 6 जनरेशन तक, उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं थे, तो क्या बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा बोलो? क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड के बीच। यस, टू डिफरेंट ब्रीड, अलग अलग दो नस्लों के बीच में क्रॉस। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसारडेल भेड़, पंजाब में जो शीप है उसकी एक नस्ल कनेरी। इसारडेल किससे बनाया था ये? सर को किससे बनाया हुआ था? बीकानेरी एवीज। एक तो मेरिनो रैम और बीकानेरी ईव, ठीक है? बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम जो है उससे बनाया गया था ये, ठीक है? तो ये हिसारडेल वाला एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये सबसे आसान। क्या? दो अलग अलग स्पीशीज बीच में। Yes, cross between two different species। अब ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाना ना मुश्किल काम है। प्लांट में तो फिर भी हो जाता है, एनिमल के अंदर बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर तो अलग अलग जाति के जीव जो है वो एक दूसरे के गैमेट से फ्यूज होकर बच्चे जल्दी नहीं बनाते हैं, मुश्किल। लेकिन कुछ एग्जांपल हैं हमारे साथ, जैसे डोंकी और हॉर्स के बीच में क्रॉस करवा के हम म्यूल बनाते हैं, खच्चर बनाते कि नहीं भाई? डोंकी सर लेकिन ये तो नहीं। यस सर। वर्ड में बड़ा था गधा और घोड़ा, उनके बीच में क्रॉस करवा दिया, म्यूल बनाया हमने, तो क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे यदि टाइगर और लायन वाला एग्जांपल हो गए, जिसे हमने लाइगर और टाइगर वगैरह बनाया था, वो भी क्या होगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग जातियों के बीच का क्रॉस होगा। समझ गए? क्या ये सारी की सारी टर्म क्रिस्टल क्लियर है? क्या एकदम अच्छे से समझ में आ गई? क्या सर सेकंड वाला एक बार और बता दो ना प्लीज। आउट क्रॉसिंग का मतलब है एक ही ब्रीड के, सेकंड वाला ये आउट ब्रीडिंग। हाँ, फर्स्ट और सेकंड। इन ब्रीडिंग का मतलब हुआ एक ही ब्रीड के दो सदस्यों के बीच में क्रॉस करना। एक ही ब्रीड के दो सदस्यों के बीच में क्रॉस करवाना, लेकिन वो आनुवंशिक रूप से बहुत ज्यादा समानता रखनी चाहिए। मतलब पेरेंटल लाइन में बहुत ज्यादा दूर ना हो, उनके एंसेस्टर जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक क्या हो जाए? मैच हो जाए, तो उससे हम इनब्रीडिंग बोलेंगे। यदि उससे दूर है एंसेस्टर, यानी हम 4 से 6 जनरेशन तक देख रहे हैं लेकिन हमें इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं मिल रहा है, ऐसे दो सदस्य जो एक ही ब्रीड के हैं उनको उनके बीच में क्रॉस करवाएं, या अलग अलग ब्रीड के बीच में क्रॉस करवाएं, या अलग अलग जाति के ही बीच में क्रॉस करवा दें, उन तीनों को हम क्या बोल देते हैं? आउट ब्रीडिंग बोल देते हैं, जिसमें आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड हो जाएगा। समझ गए क्या? सर लास्ट पॉइंट बताइए ना। लास्ट पॉइंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। कृत्रिम संकरण में हम क्या करते हैं? दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में क्रॉसिंग करवा देते हैं, ठीक है? अब ये सर ये इसमें खच्चर वाला एग्जांपल बताया ना लास्ट वाले में? एग्जांपल लास्ट में बताया। हाँ लास्ट में। हेलो सर। सर लेकिन खच्चर वाला अगर हम लोग करेंगे तो फिर से उससे अगर नस्ल बनाना चाहे तो वो तो उसी प्रकार का नस्ल हमको नहीं मिल पाएगा ना, वो तो अलग मिलेगा। इसी प्रकार का नस्ल नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो जेनेटिकली लड़ाई होता है, नहीं मिल पाएगा, है ना? वो तो हमें बार-बार क्या करना होगा? उनके पेरेंट को पकड़ना पड़ेगा, आगे वो तो जन्म नहीं कर पाएगा। यदि तुम्हें उसी प्रकार की नस्ल का और जीव चाहिए तो जिस गधे और घोड़े को तुमने पहले क्रॉस करवाया था उसी को क्रॉस करवाओ, या वैसे ही जेनेटिक मेकअप वाले को मिल सकता है। अब इसके बाद में जब एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं तो वहां पर कुछ टेक्निक्स जो है उन्हें फॉलो किया जाता है। कौन सी टेक्निक?
मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। सर सर वो जो इनब्रीडिंग अवनमन था ना, उसको दूर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे? आउट क्रॉसिंग करवा दो। आउट क्रॉसिंग करवाएंगे ना? एक बार पूछते हैं MOET क्या है? MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ओव्यूलेशन देखो, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का क्या कंसेप्ट है? यदि हम क्रॉस हाइब्रिडेशन करवाना चाह रहे हैं या ब्रीडिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली एक जो ओव्यूलेटरी साइकिल होगा उसके अंदर कितना एग बनेगा? एक। तो इसमें क्या करते हैं, एक से ज्यादा कितने 8 एग माइक ऑफ करो ना यार। 8 एग जो है वो रिलीज करवाते हैं। कैसे रिलीज करवा सकते हैं? इसके लिए क्या यूज करोगे? बोलो। FHS। यस, FSH हार्मोन यूज करोगे। तो FSH हार्मोन यूज करके क्या करते हैं, 6 to 8 एग जो है वो निकलवा लेते हैं। और जो डिजायर्ड एनिमल है, मेल है, जिससे हमें स्पर्म चाहिए, उसका हमने स्पर्म कलेक्ट किया और इसका क्या करवा दिया, या तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पर। या तो हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, या फिर हमने क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा दिया। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से हमने एम्ब्रियो बना लिया ब्लास्टुला स्टेज तक का। कितने सेल स्टेज बोलो? 30 8 to 32 सर, 8 से 8 से 32 बिल्कुल से। तो इस एम्ब्रियो स्टेज में हमने क्या किया, उसे इम्प्लांट कर दिया और इस तरीके से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर बी कीपिंग और फिशरीज वगैरह जो है वो बहुत सिंपल बातें दी हुई हैं, रीड कर लोगे एमसेट में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम प्लांट। देखो, इस चैप्टर में ये मत सोचना कि जो चीज मैं तुम्हें खुद पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ वो छोड़नी नहीं है। उससे क्वेश्चन कम आता है और चीजें बहुत सीधी सी। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें थोड़ी टेढ़ी हैं और क्वेश्चन जो है वो उस पे आता है फ्रीक्वेंटली। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा कंसाइज किया हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में हम बात करें प्लांट। हाँ बोलो बच्चे, सर मधुमक्खी का मुख्य उत्पाद मोम होता है ना? मधुमक्खी का मुख्य उत्पाद जो मोम होता है और सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो हनी होता है। हनी होता है। इसके बाद में जो प्लांट ब्रीडिंग की बात हम करें तो अगेन ब्रीडिंग की डेफिनेशन वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी तुम्हें। क्या? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू organism having a new genotype is produced that is more useful for human। बस इतनी सी बात। क्या कि वो टेक्निक जिसके थ्रू हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके अंदर क्या हुआ, जीनोटाइप डिफरेंट है, इट इज मोर यूजफुल टू ह्यूमन। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दो सिलेक्टेड प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाएंगे। प्लांट टेक्निक जो है वो बहुत पुरानी है, आज से यूज नहीं हो रहा है। जब मैं तुमको इवोल्यूशन बता रहा था उस टाइम पे हमने इनके रिलेटेड काफी सारी बातें भी की थी। मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे ना कोई आदमी जो है वो गया था घूमने के लिए जंगल में और उसे आम का पेड़, उसका आम बहुत अच्छा लगा और वो वहां से लेके आ गया, कुछ कलम लेके आ गया, सीड लेके आ गया और उसने अपने आंगन में उगा लिया। पढ़ा था हमने। तो ये टेक्निक बहुत पुरानी है, कितनी 9000 से 11000 साल पुरानी टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग की, जिसमें दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है ताकि जो प्लांट मिल रहा है वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो। किस तरीके से? उसकी उत्पादकता ज्यादा हो, वो रोगों के लिए प्रतिरोधी हो,
वो कम पानी में भी उग पाए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे बेनिफिट्स के लिए पौधों को मतलब ब्रीडिंग करवाना, प्लांट ब्रीडिंग, और फिर हम उसे उगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स क्या होते हैं? प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स, प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले हमको जो स्टेप फॉलो करना है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, विभिन्नताओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको एक और नाम से जानते हो हम जर्म प्लांट कलेक्शन बोलते हो, जर्म प्लांट कलेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, the selected parents, then इसके बाद में होता है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ testing, release and commercialization of new cultivar। ये स्टेप्स कई बार डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन में ये आ सकता है कि बताओ किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, सही ऑर्डर क्या है, या स्टेप्स से बीच में हटा दिया, बोला बताओ क्या स्टेप्स आएगा। ठीक है, तो अब ये स्टेप्स में होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है समझना। सबसे पहले बात करें कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और जर्मप्लाज्म कलेक्शन। मान लो तुम्हें नई किस्म बनानी है, किसकी नई किस्म बनानी, मान लो चावल की नई किस्म बनानी है। तुम्हें चावल की नई किस्म बनानी है तो तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले तुम्हें चाहिए अच्छे अच्छे जीन, वो जीन जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो न्यू कल्टीवार है, जो तुम रिकॉम्बिनेंट प्लांट बनाना चाहते हो उसके अंदर उपस्थित हो, ऐसी जीन तुम्हें चाहिए। ठीक है, वो जीन कहां पे मिलेगा, उसे ढूंढना, उसे कलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब सबसे पहली बात क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हो, मान लो सपोज तुम ही साइंटिस्ट बन गए, तुम ही प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो तुम्हारे माइंड में जो सबसे पहली चीज आएगी, कैसा प्लांट बनाना चाहते हो? बताओ कैसा प्लांट बनाना चाहते हो, बोलो तुमसे ही पूछो कि कैसा प्लांट बनाना चाहते हो? सर जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे ग्रो कर सके, जल्दी ग्रो कर सके, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, प्रतिरोधी हो ज्यादा, और विटामिन वगैरह अच्छे से हो। ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूं कि वैसा प्लांट तो मैंने बना रखा है, तुम क्या बनाना चाहते हो? मैंने बना रखा है। वो तो मैंने भाई बहुत सारे प्लांट तो है ना ऐसे, है कि नहीं? तो तुम क्या बना रहे हो? मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है वो। बोलो फिर क्या बनाओगे? सर उससे और बेस्ट बना। सर जिसका फसली उत्पादन। नहीं, ये बच्ची ने जो बोला वो सही है कि वो उस मैंने बना रखा है, तो बोल रही है कि सर आपने जो बना रखा है उससे भी अच्छा वैरायटी है वो बना के दूंगी, ये है सही। हाँ यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्लांट ब्रीडिंग जो कर रहे हैं ना, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एमएससी जो है एक्सेप्ट कर ले, उसके सीड रिलीज करे और वो IRI या ICAR जो है वो एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए क्या, जो रिसेंटली वैरायटीज बनी हुई हैं, रिसेंटली जो वैरायटीज बनी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, लोग उगा रहे हैं, हमें उससे सुपीरियर कुछ बनाना पड़ेगा, तब मानेंगे कि हमने कुछ किया, कुछ नया बनाया, अदरवाइज वो प्लांट ब्रीडिंग फेल है।
जिसमें तुमने फल ज्यादा बना लिए लेकिन उतनी उत्पादकता वाला तो प्लांट ऑलरेडी मौजूद है, तब फिर तुम्हारी बेकार हो जाएगी। ब्लैक आ रहा है क्या? दिखाओ ना मोबाइल। सर लास्ट लाइन क्या लिखे हैं आप? नहीं दिख रहा, ब्लर आ रहा है। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर, नए कंसनों का परीक्षण और वितरण और कमर्शियलाइजेशन वाणिज्यीकरण। सर नेटवर्क चेंज करो ना आप अपना। सर बहुत ब्लर आ रहा है। सही हो गया पर अभी तो सही हो गया। हाँ तो चलने दो फिर, चलने दो अभी। बीच बीच में बहुत अटक रहा है लेकिन। अटक तो नहीं रहा, कोई बात नहीं सर अभी नहीं है, अभी पढ़ा दो, बाद में चेंज कर लेना। अभी सही चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका मतलब यदि तुम्हें अच्छे जीन चाहिए तो एक लेवल तक जो जीन है, जो क्वालिटी है वो तुम्हें मिल जाएगी मार्केट में, मतलब ढूंढने निकलोगे। यानी बहुत सारी वैरायटी तुम्हें मिल सकती है कहाँ पर, जो अभी उत्पादन में एग्जिस्ट करेगी। तुमने देखा कि चावल की बहुत सारी वैरायटी है सपोज, जिनकी उत्पादकता ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता तो ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा पानी की मात्रा उसको जरूरी है। तुमने बोला इसके अंदर एक अच्छाई है कि इसकी उत्पादकता ज्यादा है, एक बुराई है कि ये पानी ज्यादा मांगता है। कोई बात नहीं, तुमने उसको कलेक्ट कर लिया। क्या कलेक्ट किया? पूरा का पूरा प्लान? नो सर, जीन उसके। उसमें से जीन निकाल लिया। उसकी थोड़ी सी मतलब क्वांटिटी, उसकी थोड़ी सी मात्रा। जीन की निकाल लिया सर हाइब्रिड। सर सीड। मैंने बोला था रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, क्रॉसिंग करवानी होगी। या तो तुमने पूरा का पूरा प्लान तुरंत क्रॉस करवाना है, पूरा प्लान, बहुत सारे उगा के क्रॉस करवाने हैं तो सीड। तो कंप्लीट प्लान या सीड ये हम कलेक्ट करते हैं किसमें? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में, और इसे क्या बोलते हैं? जर्मप्लाज्म कलेक्शन। तो ऐसे जितने भी अच्छे क्वालिटी वाले प्लांट्स मिलेंगे तुम्हें, वो सब कलेक्ट कर लोगे। वो तुम्हें कहां पर मिल सकते हैं? वो तुम्हें मिल सकते हैं किसी वाइल्ड हैबिटेट में, हो सकता है देसी कोई वैरायटी हो सकता है कोई ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने आधा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ प्लांट लैब में बनाया था, लेकिन उसके बाद वो कुछ रीजन की वजह से नहीं यूज हो पाया, वो हो सकता है। तो कहीं से भी तुम्हें मिलेगा, तो तुम ऐसे चीजों को कलेक्ट कर लोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्मप्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। फिर क्या करोगे? फिर उसके अंदर से तुम सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अब मान लो 100 प्लांट तुमने ढूंढ के निकाल लिए, तो 100 के बीच में क्रॉसिंग थोड़ी क्या होती है? क्रॉसिंग 100 के बीच में होती है क्या? नो सर, क्रॉसिंग तो 2 ही प्लांट के बीच में होगी। यानी उन सारे कलेक्शंस में से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से 2 प्लांट हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। उन 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एज अ मेल, एज अ फीमेल, और टैगिंग कर दोगे कि मेल है ये फीमेल है, और उसके बीच में बाद में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे। कौन सा टेक्निक यूज करोगे? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। आई बात समझे? तो क्या किया तुमने? उनमें से सुपीरियर जो क्वालिटी वाले पेरेंट्स थे उनको सिलेक्ट किया, और उसके बाद में क्या किया तुमने? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो क्या बहुत आसानी से हो जाएगा कि बहुत मुश्किल स्टेप है? This is the root of plant breeding program. First step is the root of plant breeding program. पहले तो जीन अच्छी मिलनी चाहिए, तब तो आगे की कोई कहानी स्टार्ट होगी। तो रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टफ प्रोसेस जो है, टीडियस प्रोसेस है, वो कौन सा है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? चांस पे डिपेंड करता है। साइंटिस्ट को सालों साल लग जाते, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते एक बहुत अच्छी वैरायटी डेवलप करने के लिए। क्यों? चांस की बात है। 10 कैरेक्टर 2 प्लांट के मिक्स किया, पता पड़ा 1 के 10 आ रहे हैं अच्छे, 1 के 0 आ रहे हैं। वापस से करवाया, पता पड़ा 5 इसके आ गए, 5 इसके आ गए। करवाया, वापस से 0 आ गए। करवाया, इसके 10 आ गए, इसके 4 आ गए। कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसीलिए कई बार क्रॉसिंग करवाना पड़ता है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी को सर ब्लर यदि प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, अच्छे कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, तो इन पेरेंट्स को कैसे यूज करना चाहिए? बोलो, होमोजाइगस बनाना। वे ब्रीडिंग करवाते हैं, जब तुमने पढ़ा था मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में, तो क्या किया था? पेरेंट जो है वो होमोजाइगस थे। तो होमोजाइगस यदि होंगे तो क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर के आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं? तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स ज्यादा साथ में रहते हैं। तो हमने क्या किया? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया कई जनरेशन तक बार बार, ताकि हमारे पास अच्छे कैरेक्टर आ जाए। और जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उन्हें क्या करना होगा? उन्हें चेक करना होगा, उनकी जांच करनी होगी कि इनमें से सबसे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, फिर उसके अंदर होमोजाइगोसिटी इंड्यूस करनी पड़ेगी, सेल्फिंग करवा के। करना होगा कि नहीं? क्योंकि एक मान लो कैपिटल टी वाला प्लांट था, टॉल था, एक स्मॉल टी वाला था। अब तुमने क्रॉस करवा दिया, बच्चा टॉल बन गया। अब वो बच्चा आगे भी टॉल ही टॉल बनाए, उसके लिए क्या करवाना चाहिए हमको? होमोजाइगोसिटी इंड्यूस करवानी चाहिए, समयुग्मजता लानी चाहिए। उसके लिए हम सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बनता है उसके भी क्रॉसिंग करवाते हैं। जब ऐसा सुपीरियर प्लांट में मिल जाता है, तब उसको अलग अलग जगहों पर टेस्ट किया जाता है। कहां पर टेस्ट किया जाता है? भाई तुमने तो बना लिया प्लांट, अब तुम उसको टेस्ट करना, अब तुम उसको चाहते हो कि तुम्हारा जो ब्रीडिंग करवा के तुमने प्लांट बनाया वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाए, तुम उसे पेटेंट भी करवाना चाहते हो। क्यों क्लास में मजा नहीं आ रहा बच्चे? सर बहुत Blur है ज्यादा बहुत। ब्लर है और पॉज हो रहा है बार बार। चलो मैं ब्लर वो मैं चेंज ही कर देता हूँ। चेंज कर देता हूँ। ब्लर आ रहा है सर, बार बार बच्चे बोल रहे हैं। संन्यास, यहाँ से संन्यास ऑप्शन नहीं आ रहा सर, एक सेकंड। कनेक्टेड है, हाँ हाँ हो गया। इसको ठीक है, तो क्या किया हमने? भाई हमने तो IARI को भेज दिया, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमने अपना सारा एक्सपेरिमेंट भेज दिया कि हमने ये नई वैरायटी बनानी है। अब वो क्या करेंगे? अब वो इसे चेक करेंगे। कहां पर चेक करते हैं? पहले तो जो उनके रिसर्च फील्ड है उसमें चेक करते हैं, उगाते हैं अपने रिसर्च फील्ड में, और चेक करते हैं कि क्या हमने जो पैरामीटर्स बताया कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी है, रेजिस्टेंट इतना है, कम पानी देंगे तो भी उग जाएगा, खाद भी कम चाहिए, उत्पादकता बढ़ के मिल रही है, तो वो चेक करेंगे कि क्या वो सारे पैरामीटर पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। ठीक है, सर अभी हो जाएगा बच्चे, नेटवर्क तो चेंज करते हैं, अभी हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद में हम इसे जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है उसमें टेस्ट करते हैं एटलीस्ट 3 जनरेशन के लिए, कम से कम 3 जनरेशन तक हम इसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में उगाते हैं, और वहां पर भी उत्पादकता जो है वो बढ़िया मिल जाती है। उसके कैरेक्टर सेग्रीगेट क्यों ऐसा कर रहे हैं? तुम खुद सोचो कि यदि हमने इसे उगाया और पता पड़ा लक्षण ही सेग्रीगेट हो गए, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बेकार है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे? पहले जो रिसर्च फील्ड होता है वहां पर, और फिर उसके बाद में जो कमर्शियल मतलब जो डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल एरियाज हैं वहां पर उसे कम से कम 3 जनरेशन के लिए उगाया जाता है, तब उसके बाद में ये पास होता है। तो ये मेथड होता है प्लांट ब्रीडिंग का। क्लियर हो गई?
अब प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बहुत सारी वैरायटीज जो है वो बनाई गई और ये इंडिया की यदि हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का हरित क्रांति जो है वो कब आई थी? कब आई थी हरित क्रांति? बोलो तो। मिड 1960 के अंदर यानी 1965 के आसपास हरित क्रांति आई थी इंडिया में 1966 में। क्या हुआ उस टाइम पे एमएस स्वामीनाथन जो है वो मेक्सिको में थे और मेक्सिको में सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जो है वहां पर वो काम कर रहे थे उस टाइम पे और उस टाइम उस सेंटर उस मतलब इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट वहां पर हेड जो थे वो नॉर्मन ई बॉर्लोग थे। नॉर्मन ई बॉर्लोग ने क्या किया था, जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वो कुछ डेवलप किए थे और उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती थी, तो वहां से उनको लेकर के इंडिया में आए कौन? एमएस स्वामीनाथन। इसीलिए वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक जो है, फादर जो है, किसको बोलते हैं? नॉर्मन ई बॉर्लोग। और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे बोलते हैं? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, उनको बोलते हैं हम जनक। फिर क्या हुआ? फिर इंडिया में बहुत सारी वैरायटीज उन्होंने बनाई, एग्रीकल्चरल टेक्निक जो है उसको डेवलप किया, जिससे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कितनी उत्पादकता हो गई थी किसी को पता है? व्हीट के लिए और राइस के लिए व्हीट पहले यदि 11 मिलियन टन होता था तो वो बढ़ के 75 मिलियन टन तक पहुंच गया था 11 से 75 तक। और यदि हम बात करें राइस की, तो यदि राइस होता था अराउंड 35 मिलियन टन, 89.5 मिलियन टन तक पहुंच गया। तो इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वैरायटीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें ध्यान रखना है कि व्हीट जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट। गेहूं की अर्धवामन कहां पर बनाया था? सबसे पहले इसे बनाया गया था मेक्सिको में। नोरिन 10 नाम की एक जीन थी, नोरिन 10 जापान में वीक में मिला था। नोरिन 10 जीन, इस जीन को यूज करके वीट की अर्धवामन किस्में जो है वो बनाई गई थी। कौन सी थी वो? सोनोरा 64, लेरमा रोजो। किसकी वैरायटी? वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है। कहां पर बनाई गई थी? मेक्सिको में। इंडिया में लेके आए एमएस स्वामीनाथन और यहां पर उन्होंने गामा रे रेडिएशंस वगैरह के द्वारा इन्हें मॉडिफाई किया अपने हैबिटेट के लिए। और उन्होंने यहां पर क्या बना दिया था? सरबती, सोनोरा, कल्याण सोना, ऐसी वैरायटी जो है वो डेवलप की। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, निम्न में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन किस्म है? सीधा सा, निम्न में से कौन सा चावल का अर्धवामन किस्म है? आएगा डायरेक्टली क्वेश्चन। क्या करोगे? ध्यान रखना, लिख के पढ़ना कि मेक्सिको में कौन सी वैरायटी, इंडिया में कौन सी वैरायटी। और गेहूं के लिए ज्यादातर सोना सोना वाला जो है वो क्या है? वो गेहूं के, ऐसे याद रख सकते हो कि सोना सोना जिसमें आ रहा है वो तो गेहूं का है। इसके अलावा लेग्मा रोजो ध्यान से अलग से याद। हाइट कम था, उत्पादकता ज्यादा होती थी, ज्यादा रेजिस्टेंट प्रकार के थे, तो ऐसी व्हीट की वैरायटी थी। ऐसे ही सेमी ड्वार्फ राइस की वैरायटी जो है वो कहां पर बना था? इसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था वो ताइवान में मिला था, डी जियो वू जन, ये जीन का नाम था। इस जीन को यूज किया और IR24 ऐसे सब वैरायटीज बनाई। कहां पर? IRRI। क्या है पूरा नाम? IRRI का फुल फॉर्म क्या है?
बताए क्या? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पर है ये? फिलीपींस। फिलीपींस। ठीक है। ऐसे ही ताइवान के अंदर जो वैरायटी बनाई थी वो थी ताइवान की वैरायटी। क्वेश्चन आएगा कि ताइवान की कौन सी वैरायटी है, IRRI में कौन सी वैरायटी बनाई गई थी, और इंडिया में कौन सी बनाई गई थी? ये ताइवान की है, ये तो फिलीपींस की है, ये ताइवान की है। और इंडिया के अंदर जय रत्ना ऐसी वैरायटी है, एक ऐसी डेटा है बहुत सारा। अब ये चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में जो डेटा है वो ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बात सर सेमी डॉर्फ राइस है, उसका जीन पे आप क्या लिखें सर? जीन का नाम है DGO रू चैन। ताइवान में मिलता है। सर IRRI का फुल फॉर्म क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए ना। इसका IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। MS स्वामीनाथन जो है वो IRRI के भी हेड रहे हैं। ये चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल है, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली चीजें, टिश्यू कल्चर, थोड़ा सा SCP, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की ये सब चीजें, ब्रीडिंग वगैरह थी वो मैंने बता दी। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट बट थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं, जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें एकदम नया नहीं लगेगा। तो ऐसे ही यदि मैं बात करूं शुगर केन की भी अच्छी वैरायटीज है वो डेवलप की गई। यहाँ पर भी तुम एग्जांपल पढ़ोगे तो दो वैरायटी के नाम पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम ऑफिसियली। तो यहाँ पर सेकेरम बारबेरी जो है ये वैरायटी कहाँ की थी? ये वैरायटी नॉर्थ इंडिया और सेकेरम ऑफिसियली जो है वो साउथ इंडिया। सेकेरम बारबेरी जो है वो ठंडे नॉर्थ इंडिया में ठंडे क्लाइमेट में हो सकती है। सर्दियों के टाइम पे उगाते हैं गन्ने, क्या तुम्हें याद है? गन्ना कौन से महीने में उगाते हैं, कौन से मौसम में? विंटर में, बताइए क्या? यस सर, तभी गर्मी में वो बढ़ता है। सर गर्मी में उगाते हैं? नहीं, गर्मी में उसकी कटाई वगैरह होती है, काट लेते हैं। यस बिल्कुल। तो सेकेरम बारबेरी जो है वो ठंडे वातावरण में उग जाता था, इसकी खास बात थी, लेकिन वो पतले स्टेम होते थे, शुगर कंटेंट कम था, ये अच्छी वैरायटी नहीं थी। सेकेरम ऑफिसियरम साउथ इंडिया में जो था उसको हम नोबल शुगर केन भी बोलते हैं। कहां पर उगा था? साउथ इंडिया के अंदर। इसका तना मोटा होता था, इसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होती थी, लेकिन कमी इसके अंदर थी क्या कि नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकता था, ठंडे वातावरण में नहीं होता था। क्या किया? इन दोनों का क्रॉस करवाना, इन दोनों के क्रॉस से सेकेरम ऑफिसियरम की एक ऐसी वैरायटी बना ली गई जिसमें इसका ताप के लिए जो प्रतिरोधी जीन था कि लो टेम्परेचर पे उग पाए वो डाल दिया, और अब सेकेरम ऑफिसियरम एक ऐसा वैरायटी बन गया जो मोटे तने वाला था, उसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा थी और वो ठंडी जगहों पर भी उग सकता था। समझ गए? तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके शुगर केन की वैरायटी बना ली गई। और ऐसे ही बहुत सारे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, राई, इन सब की भी बहुत सारी उत्तम वैरायटीज जो है वो डेवलप कर ली गई है, जिसको यूज करके प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके। ये सारी बातें क्या बता रहा हूँ, वही बातें जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाया। सर इस वैरायटी का नाम क्या था जो मतलब इससे बनाया गया? वैरायटी का नाम सेकेरम ऑफिसियरम है। ठीक है, क्या किया? सेकेरम ऑफिसियरम के अंदर बारबेरी की टेम्परेचर रेजिस्टेंट वाली चीज है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, क्या यूज करके? प्लांट ब्रीडिंग यूज करके। सर तो नाम वही रखा गया? हाँ, नाम वही, उसकी ज्यादा फीचर्स मिल रहे होंगे, उसी जाति के लक्षण ज्यादा मिल रहे, तो इसीलिए नाम वही जाता। ठीक है, देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, कुछ रोगों से बचाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग जो है उसे यूज कर सकते हैं।
भाई प्लांट क्या होता है, इंडिया में हम बात करें तो फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है रोग होने की वजह से। अब रोगों से बचाने के लिए दवाई केमिकल इनका छिड़काव करना या जो रोग कारक जो है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तापमान मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो कितना रोग कारकों को बढ़ा रहा है, उस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि भी उस प्लांट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। तीसरा पैथोजन का क्या मतलब किस टाइप का है, तो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बट हमारे हाथ में एक ही चीज, प्लांट को शक्तिशाली बना लो। ये इस टेक्निक को प्लांट ब्रीडिंग को यूज करके प्लांट को शक्तिशाली बना लो, वो कर सकते हो। ना तो पैथोजन को चेंज कर सकते हैं, ना ही एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे कंट्रोल अटक गई है। क्या बोलो, दोबारा बोलो सर, आप अटक गए। बोलिए, आप अटक गए थे। अच्छा देखो, वापस से बता रहा हूँ कि रोग का होना 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? एक तो पैथोजन, एक प्लांट के खुद के ऊपर, और एक वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक हमारे कंट्रोल में नहीं है। बैक्टीरिया वगैरह जो है पैथोजन है, उनको हम नहीं चेंज कर सकते, लाखों करोड़ों की संख्या में। हमारे हाथ में क्या है? खुद को मजबूत बनाना। कोई वैक्सीन, आज कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कि हम अपने आप को ताकतवर बनाने का ट्राई कर सकते हैं। वायरस को तो हम ये नहीं बोल सकते भाई तुम चेंज हो जाओ, ये चेंज कर दो, नहीं हम वातावरणीय कारकों को चेंज कर सकते। तो बिल्कुल वही प्लांट, ठीक है। तो प्लांट को चेंज कर रहे हैं, प्लांट के अंदर हम ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि वो रोगों के लिए प्रतिरोधक हो जाए। कहाँ मिलेगी ऐसी चीज? कहाँ मिलेगी ऐसी चीज जो उसे रोगों के लिए प्रतिरोधक करता है? जो खेती हम कर रहे हैं वहां खेत में मिलेगा कि जंगलों में मिलेगा? जंगलों में। क्यों? क्योंकि वो वहां पर आए दिन ऐसे रोग कारकों से उसका इंटरेक्शन होता है, फिर भी वो वहां पर जिंदा है। तो उसको रोग से बचाने के लिए गया नहीं है इंसान, लेकिन तब भी अगर वो जिंदा है तो कहीं ना कहीं उसके पास रेजिस्टेंट जीन होगी। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए भी जीन किसके पास हमें इसलिए मिलेगी? ऐसे ही प्लांट जो जंगलों में उगे, तो पानी देने नहीं जाता तब भी जिंदा है। जिंदा है इसका मतलब उसके पास प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। तो हम ऐसे प्लांट्स को यूज करते हैं जीन के लिए, डिजीज के लिए रेजिस्टेंट बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, टेबल दिए हुए हैं कि वीट की हिमगिरी वैरायटी है, वो लीफ और स्टाइप रस जो है उनके लिए प्रतिरोधी होती है। ऐसे ही ब्रासिका जो है उसकी वैरायटी पूसा स्वर्णिम है, वो व्हाइट रस के लिए रेजिस्टेंट होती है। देन इसके बाद में कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल केवन। ये तो मैं ना याद ही करना रखना है, ठीक है। तो एक तो बात हो गई, हमने क्या किया? ब्रीडिंग करवा दी। कई बार म्यूटेशन, उत्परिवर्तन उत्पन्न करके भी रोगों के लिए प्रतिरोधक बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीके हो सकते हैं कि अच्छा इसमें एक और एग्जांपल याद रखना, येलो मोज़ेक वायरस जो है उसके लिए रेजिस्टेंट भिंडी बनाई गई थी। भिंडी की एक वैरायटी है अडेलमोस्कस एस्कुलेंटस, जो कि रेजिस्टेंट जीन वाइल्ड अडेलमोस्कस मैनीहॉर्नलैंड नाम के प्लांट से इंट्रोड्यूस करवा करके उसे येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट बनाया गया था। किसका एग्जांपल है? ब्रीडिंग का ही एग्जांपल है, क्लासिकल ब्रीडिंग का। म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू जो मूंग बीन है उसे पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज, चूर्णिल आश्रिता रोग जो है उसके लिए प्रतिरोधी बनाया गया था, और येलो मोज़ेक वायरस के लिए प्रतिरोधी बनाया गया था, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिए हुए। क्या उसके अलावा तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी यूज कर सकते हो क्या इस प्रक्रिया के लिए? यस सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज कर सकते हैं, और एक सोमा क्लोनल वेरिएशंस भी इनके लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हम इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाना है प्लांट को, तो हम कैसे बना सकते हैं? इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बना सकते हैं? जेनेटिक का यूज करके। हमको ब्रीडिंग ही यूज करनी है, प्लांट ब्रीडिंग ही यूज करनी है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर इंसेक्ट प्लांट के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, वो समझना होगा। बोलो, एक वीट का प्लांट है ना, उसकी स्टेम जो है हॉलो स्टेम, खोखला है। कोई कीड़ा आता है तो खाता है, थोड़ा और खाता है, थोड़ा और खाता है। हम तो देखते हैं तो मस्ती जगह है, तो मैं छुप के आराम से रह सकता हूँ, अंदर कीड़ा जो है वो
इस खोखले तने के अंदर आ गया और आराम से उसको खा के खराब भी कर रहा है और आराम से रह भी रहा है। देखा है कई बार तुमने कोई प्लांट को स्टेम को तोड़ा, अंदर बहुत सारी चिड़िया है, कीड़े यस तो इसको पेस्ट नुकसान पहुंचा पा रहे, इसके पीछे क्या कारण है? इसकी खुद की कमजोरी, कमजोर है, इसको नुकसान पहुंचा पा रहे। यदि हम एक ऐसा पादप बना के जिसका तना खोखला नहीं बहुत ही मजबूत है, पता पड़ा कोई कीड़ा इसको खाने के लिए आ रहा है, दांत टूट जा रहा है उसके तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्लांट्स ढूंढने जिनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज एडेप्टेशन, जिससे कि कीट जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। कोई प्लांट है जिसके ऊपर देखा स्मूथली कीड़ा जो बैठ के उसको खाता है, वही कोई दूसरा प्लांट है जहां पर मैंने देखा कि क्या होगा, कोई दूसरा प्लांट है जहां पर मैं देख रहा हूँ कि कीड़ा जो है इजीली नहीं खा रहा है क्योंकि यहाँ पर छोटे-छोटे रोग हैं। यदि मैं ऐसे प्लांट बनाऊं जिनके पास हेयर्स हो तो क्या वो प्रतिरोधी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ऐसे ही प्लांट जो है वो जा रहा है किस लिए? क्योंकि उसे नेक्टर मिल रहा है बहुत, सॉरी इंसेक्ट जा रहा है इसलिए क्योंकि उसे नेक्टर मिल रहा है बहुत सारा प्लांट में, नेक्टर का अमाउंट कम कर दे। कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स मिल रहे हैं, यदि उनको खाने की वजह से कीट जा रहा है, उन केमिकल्स को कम कर दे तो बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस यदि हम उसमें ला दें तो हम उसे प्रतिरोधी बना सकते हैं। वो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होगा। जैसे हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट यदि हम करते मेज के अंदर तो वो स्टेम बोर्डर के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। स्टेम सॉफ्ट लाइक से वीट को रेजिस्टेंट बनाना है तो उसे हमें सॉलिड स्टेम में कन्वर्ट कर देना होगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए कि जैसिड जो है उसके लिए रेजिस्टेंट कॉटन बना सकते हैं यदि लीफ जो है कैसे हो जाए, हैबिटेट हो जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे। इस तरीके से हम प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है ब्रासिका, पूसा गौरव एफिड के लिए रेजिस्टेंट होता है, और जो फ्लैट बीन है सेम 2 एंड सेम 3 वो जैसिड वगैरह के लिए रेजिस्टेंट होते हैं ना। ये कुछ एग्जांपल। देन इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग टू इंप्रूव फूड क्वालिटी, फूड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ब्रीडिंग जो है वो करवाते हैं। उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें भी हमें ऐसे प्लांट से क्रॉस करवाना होगा जिससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाए, लिपिड कंटेंट ज्यादा हो, लिपिड की मात्रा ज्यादा हो और साथ ही उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। प्रोटीन का भी कंटेंट ज्यादा हो, प्रोटीन की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। और मिनरल कंटेंट ज्यादा हो, विटामिन कंटेंट ज्यादा हो। तो ऐसे प्लांट्स को बनाना ही क्या कहलाता है, बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल देंगे तुम, ठीक है। और इसके बाद में टिश्यू कल्चर और एससीपी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है 10-15-20 मिनट का, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज सर फिर कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे आप 11th का? 11th का एनाटॉमी स्टार्ट कर ले पहले। हाँ सर 6 चैप्टर पहले पढ़ा दो कंटिन्यू उसका भी। मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा है ना, तो एनाटॉमी पढ़ा। हाँ सर एनाटॉमी बचा है, ठीक है ना। हेलो सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा दीजिए ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी सीक्वेंस में ही चलने देते हैं तो फिर ठीक रहेगा। मतलब एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में लेगा एक यूनिट एक तरीके से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर टिश्यू ले लेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी। यस सर, नहीं तो पहले टिश्यू पढ़ना पड़ जाएगा हमको, उधर को पढ़ने के लिए टिश्यू और कॉकरोच को पहले पढ़ना पड़ेगा। फिजियोलॉजी रिलेटेड है तो टिश्यू पहले पढ़ लेंगे तो फिजियोलॉजी आसान है। सर बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन सर जो राउ और फिया जो ओमिटोरिया होता है ना सर, उससे कुछ केमिकल मतलब रिड्यूस होता है ना, कुछ स्पेशल केमिकल होता है वो तो उससे क्या काम आता सर? तो रेसरपिन का यूज मेनली ना कफ वगैरह में यूज करते हैं, कफ सिरप वगैरह में यूज करते हैं, कुछ एक बार फीवर वगैरह के लिए भी उनको यूज किया जाता है रेसरपिन, है ना। मेनली कफ सिरप वगैरह। सर और कैसे सर वो कहाँ मिलता है और कैसे स्थानों पे मिलता है वो तो हिमालयन रेंज में, हिमालय वाले जो क्षेत्र होते हैं खुले क्षेत्र में वहां। ओके सर, थैंक यू। सर वो वहीं पर होने के बावजूद थोड़े थोड़े अमाउंट में कम ज्यादा मिलता है क्या, मतलब एक ही स्पीसीज होने के बावजूद? हाँ की जाति की अलग अलग रेसरपिन का मात्रा ज्यादा है, इसमें कम है, इस तरह। हाँ जेनेटिक डायवर्सिटी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू सर, बाय। गुड नाइट सर।